Hello, good morning, students. We will understand question answers of chapter 4 in this video. So, chapter 4 ट्राइबल दिकूज एंड द विजन ऑफ गोल्डन एज। जो ट्राइबल जो आदिवासी लोग थे, जनजातीय लोग थे, कबीलों वाले लोग थे। दिकूज मतलब जो जनजातीय वन में रहने वाले जो लोग थे, जिनको अपना दुश्मन मानते थे, मीन्स जो आउटसाइड अटैकर्स थे, एज जो बाहर से जो लोग, मतलब जो ब्रिटिशर्स थे वो भी उनके लिए दिकूज थे। तो जंगल में रहने वाले जो लोग थे, बाहर के सभी लोग जो उनको किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचाते थे, क्षति पहुंचाते थे, उसको दिकूज कहते थे, मीन्स एज एनिमीज, दुश्मन का जैसा। एंड द विजन ऑफ ए गोल्डन एज, और उनका एक जो सपना था, विजन था, एक स्वर्ण युग का, एक सुनहरे युग का। तो उसके लिए तो ये चैप्टर का नाम है। पहला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। देखो, जो ब्रिटिश डिस्क्राइब द ट्राइबल पीपल, जो ब्रिटिश लोग थे वो डिस्क्राइब करते थे जनजाति कबीले वाले लोगों को किस रूप में, ट्राइबल पीपल को किस रूप में? उनको वाइल्ड कहते थे, अनसिविलाइज्ड कहते थे, कि वो जंगली हैं, एक प्रकार से असभ्य हैं। ठीक है। द मेथड ऑफ सोइंग सीड्स, उनका जो तरीका था बीज बोने का, वो झूम कल्टीवेशन के रूप में, तो उसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से जाना जाता था। जो ट्राइबल चीफ हैं गोट लैंड टाइटल्स इन सेंट्रल इंडिया, जो ट्राइबल चीफ होते थे, जनजातीय जो जमीन के जो मालिक होते थे, जो उनके अंदर जो मुखिया होते थे, उनको लैंड टाइटल्स दिए जाते थे सेंट्रल इंडिया के अंदर, ब्रिटिश लैंड सेटलमेंट्स के अंदर। ब्रिटिश लैंड सेटलमेंट, जो ब्रिटिश लोगों ने अपने जमीन के ऊपर जो बस्तियां बसाई, उनके अंदर उन कबीले वाले लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए वो क्या करते थे, जमीन तो उनसे हथिया लेते थे, लेकिन उस जमीन के ऊपर उनको जो जमीन के जो मुखिया के रूप में उनको टाइटल्स दे देते थे, लैंड टाइटल्स दे देते थे, उनको खुश करने के लिए। तो जो ट्राइबल वेंट टू वर्क इन द टी प्लांटेशन, अब बेचारे जो जंगल में रहने वाले जो ट्राइबल पीपल थे, जनजातीय लोग थे, अब उनको बेदखल कर दिया गया था, जंगलों से निकाल दिया गया था। तो उसके बाद वो काम ढूंढने के लिए कोई चाय के बागानों के अंदर गए, आसाम के अंदर, कोई कोल माइंस के अंदर गए, बिहार के अंदर जो मुख्य कोल माइंस हैं, और आसाम की जो टी प्लांटेशन, चाय के जो बागान है, वो फेमस है। सेकंड क्वेश्चन आता है, फिल इन द ट्रू फॉल्स। तो जो झूम कल्टीवेशन है, प्लो द लैंड एंड शो सीड्स, झूम कल्टीवेटर्स थे। झूम कल्टीवेशन कौन करते थे? ये जो ट्राइबल पीपल थे, झूम कल्टीवेशन करते थे। हम आगे क्वेश्चन आंसर्स के अंदर पढ़ेंगे, क्वेश्चन है उसके अंदर झूम कल्टीवेशन का पूरा ही। झूम कल्टीवेशन जो जगह जगह पे एक बार खेती कर लेते थे, उसको एक बार खेती करने के बाद उसको छोड़ के कोई नई जगह देखते थे, तो झूम कल्टीवेटर्स थे। वो जमीन को जोतते थे, एंड शो सीड, और उनके अंदर बीज बोते थे। नहीं, वो ऐसे ही जमीन के अंदर स्कैटर करते थे, बीज बिखेर करके उगाते थे, और उसके हिसाब से खेती करते थे, ना कि वो जमीन को जोतते थे और उसके अंदर बीज बोते थे, इसलिए फॉल्स है। सेकंड है, जो कुकुन्स हैं, वर बोट फ्रॉम द संथाल एंड सोल्ड बाय द ट्रेडर्स एट 5 times। जो कुकुन्स थे, मतलब जो रेशम के कीड़े थे, वो खरीदे जाते थे। संथाल एक जनजाति का नाम है, उनके द्वारा से, और वो ट्रेडर्स को बेचते थे, व्यापारियों को बेच देते थे 5 गुना ज़्यादा कीमत के ऊपर। जो कुकुन्स खरीदते थे वो संथाल लोगों से, जो ट्रेडर्स, व्यापारी, उससे 5 गुना कीमत के ऊपर वो दूसरे व्यापारियों को बेच देते थे, वो फ़ायदा लेते थे। जनजातीय लोगों को उनका पूरा फ़ायदा नहीं लेने दिया जाता था। जो बिरसा मुंडा, जिसके ऊपर बिरसा मुंडा एक ऐसा व्यक्ति था जो जनजातीय लोगों का एक मुखिया माना जाता था, मसीहा माना जाता था, और जो जनजातीय लोग थे उसको अपने भगवान के रूप में देखते थे, कि ये एक हमारे जो प्राचीन समय में जो उनके जंगल की ज़मीन हथियाने से पहले, ब्रिटिश लोगों के या आउटसाइड अटैकर्स जो भी थे, उनके द्वारा से उनकी ज़मीन हथियाने से पहले उनकी जैसी दिनचर्या थी, जीवन शैली थी, तो उन्होंने माना कि जो बिरसा मुंडा है वो उसको एक अपने मसीहा के रूप में, भगवान के रूप में देखते थे, कि वो जो है ना दोबारा से वो चेंजमेंट लाएगा, और वो हमारे जो जीवन शैली थी उसको दोबारा से हमें रिकवर करके देगा। तो जो बिरसा मुंडा था, आर्ज इज फॉलोवर्स टू प्योरीफाई, बिरसा मुंडा अपने अनुयायियों से क्या निवेदन करता था, कि अपने आप को प्योरीफाई करने के लिए, अपने आप को शुद्ध करने के लिए आपको लिक्वर छोड़ देना चाहिए, शराब पीनी छोड़ देनी चाहिए। स्टॉप बिलीविंग इन विच क्राफ्ट, विच क्राफ्ट मतलब जो झाड़ फूक वाले जो लोग होते हैं, झाड़ फूक जादू टोनों में जो विश्वास करने वाले होते हैं, तो विच क्राफ्ट और
शोरशरी मीन्स भी, तो झाड़ फूक, ओझा जो लोग होते हैं जो झाड़ फूक करते हैं, मतलब जाड़े वाड़े से हर रोग ठीक कर देना, या एक प्रकार से जो अंधविश्वास, और शोरशरी मीन्स भी जादू टोना। तो वो कहते थे कि इन सबको छोड़ दो, ये गलत है, सही नहीं है, अगर आप अपने आप को प्योरीफाई करना चाहते हो। तो ये बात बिल्कुल सही है, बिरसा मुंडा ये बात कहते थे। अब चौथा है कि जो ब्रिटिश लोग थे वांटेड टू प्रिजर्व द ट्राइबल वे ऑफ लाइफ। ब्रिटिश जो लोग थे वो चाहते थे प्रिजर्व करना ट्राइबल वे ऑफ लाइफ को, जनजातीय लोगों की कभी भी नहीं चाहते थे। वो तो अपने ढंग से ट्राइबल लोगों को चेंज करना चाहते थे कि ये बिल्कुल अनसिविलाइज्ड हैं, असभ्य हैं, और इनको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने की, बहुत ज़्यादा सिविलाइज करने की, सभ्य बनाने की ज़रूरत है। इनको अपनी सभ्यता संस्कृति सिखाना चाहते थे वो, उनको सिविलाइज बनाने के लिए। तो ये बात गलत है, वो कभी भी प्रिजर्व नहीं करना चाहते थे उनकी जो रूल रेगुलेशंस थे उनको। अब तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट प्रॉब्लम्स डिड द शिफ्टिंग कल्टीवेशन फेस अंडर ब्रिटिश रूल। कौन सी जो प्रॉब्लम्स थी जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स मीन्स जो झूम कल्टीवेटर्स थे, शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स थे, या फिर आप ये कह दो जो ट्राइबल पीपल थे जो झूम कल्टीवेशन करते थे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, उनको कौन कौन सी जो प्रॉब्लम फेस की उन्होंने ब्रिटिश रूल के अंदर। तो पहली प्रॉब्लम है कि जो ब्रिटिशर्स थे वांटेड ट्राइबल ग्रुप्स टू सेटल डाउन। क्योंकि वो घूम घूम के आज़ादी के साथ अपना जीवन यापन करना चाहते थे, खेती करना चाहते थे। तो ब्रिटिश जो लोग थे वो चाहते थे कि इन ट्राइबल लोगों को एक जगह पे सेटल डाउन किया जाए, एंड बिकेम पीजेंट कल्टीवेटर्स टू कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन। और उनको एक ऐसा किसान बना जाए जो एक स्थायी कल्टीवेशन शुरू कर दें वो। तो बिकेम पीजेंट कल्टीवेटर्स टू कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जिससे कि वो एक जगह पे स्थायी रूप से अगर कल्टीवेशन करेंगे तो उनके ऊपर कंट्रोल भी हो पाएगा, और एडमिनिस्टर भी, मतलब उनके ऊपर हम प्रशासन भी सही ढंग से चला सकते हैं। दूसरी बात है कि दूसरी जो प्रॉब्लम है ब्रिटिशर्स के सामने, जो झूम कल्टीवेटर्स जिस बात से ब्रिटिश रूल के अंदर उन्होंने जिस प्रॉब्लम को फेस किया, तो ब्रिटिश लोग थे वो चाहते थे कि रेगुलर रिवेन्यू उनको मिलता रहे, रेगुलर रिवेन्यू का जो सोर्स मिलता रहे उनसे। शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स एक जगह वो रहेंगे तो नियमित रूप से हम उनसे जो रेगुलर रिवेन्यू लेते रहेंगे। तीसरा है जो सेटल्ड प्लो कल्टीवेशन इज नॉट इजी इन एरिया। जो सेटल्ड प्लो कल्टीवेशन था, मतलब एक जगह पे स्थायी रूप से रह करके वहाँ पे खेती करना बहुत ज़्यादा उन एरियाज के अंदर आसान नहीं था, क्योंकि वहाँ पे पानी की कमी होती थी और सोइल भी बहुत ज़्यादा ड्राई होती थी। कहने का मतलब है, समझने का मतलब है कि यहाँ पे जो ब्रिटिश लोग थे वो जो अच्छी ज़मीन होते थे उसके ऊपर तो खुद खेती करते थे, अपने मजदूरों से खेती करवा के नील की खेती करना, अफीम की खेती करना, वो सभी करवाते थे। और जो झूम कल्टीवेटर्स और जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स को सेटल्ड तो करना चाहते थे, लेकिन उनको ऐसी ज़मीन देते थे जो बिल्कुल भी उपजाऊ नहीं होती थी। उनके अंदर वो कड़ी मेहनत करने के लिए उनको ज़मीन देते थे, ऊपर से उनसे टैक्स भी वसूलते थे। तो ये उन्होंने परेशानी का सामना किया कि ऐसी ज़मीन देने के बाद में वहाँ पे खेती करना बहुत ही एक बड़ी बात थी, मतलब एक प्रॉब्लम थी शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स के लिए। चौथी बात है कि इन फैक्ट झूम कल्टीवेटर्स हु टुक टू प्लो कल्टीवेशन, और जो झूम कल्टीवेटर्स थे जो प्लो कल्टीवेशन ऑफन सफर्ड, जहाँ पे वो खेती करते थे वो अक्सर क्या होते थे, दुखी होते थे, सफ़र होते थे, परेशान होते थे। सिंस देयर फील्ड डिड नॉट प्रोड्यूस गुड यील्ड, क्योंकि उनके खेतों से बहुत ज़्यादा प्राप्त नहीं कर पाते थे, बहुत ज़्यादा जो प्रोड्यूस था वो अच्छा प्राप्त नहीं कर पाते थे, उनको हमेशा एक नुकसान खामियाजा उठाना पड़ता था। इस प्रकार से ये जो प्रॉब्लम्स थी उन्होंने ब्रिटिश रूल के अंदर फेस की शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स ने। क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गई ये चैप्टर नंबर 4 के। तो 4, 5, 6 हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो अगली वीडियो में मैं समझाऊंगी आपको 4, 5, 6। ओके, हैव ए नाइस डे। Hello, good morning guys. We will understand question number 4 of chapter number 4. How did the powers of tribal chiefs change under colonial rule? किस प्रकार से जो ट्राइबल चीफ, मैंने बताया था कि जनजातीय कबीलों के जो मुखिया होते थे तो उनकी पावर्स को किस प्रकार से वो चेंज हुई, उनकी पावर्स कॉलोनियल रूल के अंदर।
तो ब्रिटिश रूल के अंदर जो फंक्शंस थे, पावर्स थी ट्राइबल चीफ की, वो चेंज हो गई। बिल्कुल धीरे धीरे उन्होंने चेंज कर दी कि मतलब ट्राइबल लोगों को बेवकूफ़ भी बना लिया और उनकी जो रिसोर्सेज थे इनकम की वो भी उन्होंने छीन लिए, हथिया लिए, और उनको केवल लैंड टाइटल्स देख के भी उन्होंने खुश कर दिया था। तो दे वर अलाउड टू कीप देयर लैंड टाइटल्स, उनको केवल इतना ही परमिट था, इतना ही अलाउ था कि वो अपने लैंड टाइटल्स रख सकते थे। बट दे लॉस्ट मच ऑफ देयर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, लेकिन जो प्रशासनिक पावर थी उनके पास, चीफ ट्राइबल्स के पास में, वो ख़त्म कर चुके थे, खो चुके थे। एंड वर फेस टू फॉलो लॉज एंड मेड बाई ब्रिटिश ऑफिशियल्स इन इंडिया, और वो उनके ऊपर दबाव बनाया गया था, वो सारे लॉज, रूल, रेगुलेशंस वो दबाव पूर्वक फॉलो करवा रहे थे जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स के द्वारा, जो ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा भारत में लागू किए गए थे। तो उन्होंने, ब्रिटिश रूलर ने कहा कि वो सारे रूल रेगुलेशन से आप सभी ब्रिटिश जो ट्राइबल लोगों को भी फॉलो करने पड़ेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 है कि व्हाट अकाउंट्स फॉर द एंगर ऑफ द ट्राइबल अगेंस्ट द दिक्कूज। व्हाट अकाउंट्स फॉर द एंगर, गुस्से के क्या कारण थे ट्राइबल लोगों के दिक्कूज के अगेंस्ट, दिक्कूज के विरुद्ध, मतलब दिक्कूज लोगों के विरुद्ध जो ट्राइबल लोग थे उनके गुस्से के क्या कारण थे, उनसे क्यों परेशान थे, क्यों गुस्से में थे। तो आउटसाइडर अटैकर्स कौन थे, जो आउटसाइडर अटैकर्स थे उनको ही जो ट्राइबल लोग थे वो किस नाम से जानते थे, दिक्कूज के नाम से जानते थे। जो ट्राइबल लोग हैं वो अगेंस्ट देम, वो उनके खिलाफ थे, अगेंस्ट थे, क्योंकि दे वर डिस्ट्रॉइंग देयर कल्चर, क्योंकि वो उनका जो कल्चर था उसको डिस्ट्रॉय कर रहे थे, उनके कल्चर को ख़त्म कर रहे थे जो दिक्कूज लोग थे, या फिर हम ये कहते हैं कि ब्रिटिशर्स थे और बाहर के जो फॉरेनर्स जो आए हुए थे यहाँ पे, फॉरेन ट्रेडर्स आए हुए थे, तो वो उनके कल्चर को डिस्ट्रॉय कर रहे थे, इसलिए वो उनके लिए एक दुश्मन के रूप में थे। जो ट्राइबल मूड प्लेस टू प्लेस इन फॉरेस्ट, जो जनजातीय लोग थे वो घूम रहे थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जंगलों में। सो ब्रिटिशर्स घूमते थे, तो ब्रिटिशर्स कंसिडर्ड देम अनसिविलाइज्ड, तो ब्रिटिश लोग उनको क्या मानते थे कि असभ्य हैं, जंगली हैं, गवार हैं। जो ब्रिटिशर्स थे पास द लॉ प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम वंडरिंग इन फॉरेस्ट, और जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ऐसे लॉज, ऐसे कानून लागू कर दिए कि जिससे कि पाबंदी लग गई उनके जंगलों में घूमने के लिए, और परिणाम स्वरूप दे रोज अगेंस्ट देम, और परिणाम स्वरूप दे मीन्स ट्राइबल पीपल जो थे वो खड़े हो गए किसके विरुद्ध, देम मीन्स ब्रिटिशर्स के खिलाफ या आउटसाइड अटैकर्स के खिलाफ, फॉरेन जो ट्रेडर्स हैं उनके खिलाफ। क्वेश्चन नंबर 6 है कि व्हाट वाज बिरसाज विजन ऑफ ए गोल्डन एज। जो बिरसा मुंडा था, जिसको जो ट्राइबल चीफ थे वो अपना मसीहा मानते थे, जो बिरसा का क्या सपना था गोल्डन एज के लिए, और व्हाई डू यू थिंक सच ए विजन अप्लाइड टू द पीपल ऑफ द रीजन, और उस क्षेत्र के लोगों के लिए, और किस प्रकार से ये जो सपना था उनका, गोल्डन एज का जो सपना था बिरसा मुंडा का, तो वो किस प्रकार से उसके लिए अपील करते थे उस क्षेत्र के लोगों के लिए। तो कैसे, मतलब इस सपने को साकार करने के लिए लोगों को किस प्रकार से उन्होंने अपने विचार अपने रखे लोगों के सामने। तो बिरसा का जो सपना था गोल्डन एज का, मीन्स ए सतयुग, गोल्डन एज का मतलब है उनके हिसाब से, उनके सपने के हिसाब से एक सतयुग, ऐसा सतयुग आएगा, मीन्स एज ऑफ ट्रूथ, एक ऐसा सच्चा युग आएगा, व्हेन मुंडाज लिव्ड ए गुड एंड फ्रीडम लाइफ, जब जो मुंडाज हैं वो रहेंगे एक अच्छी और बिल्कुल फ्रीडम लाइफ के साथ में, आज़ादी के जीवन के साथ में, अकॉर्डिंग टू देयर एंसिस्टर्स, जिस प्रकार से उनके जो फोर फादर्स रहते थे, उनके जो पूर्वज रहते थे, उनके हिसाब से उसी वे के अंदर वो भी रहेंगे, ऐसा सतयुग आएगा, ऐसा गोल्डन एज आएगा उनके लिए। तो दिस विजन अपील्ड टू द ट्राइबल, और ये जो एक सपना था जो लागू किया ट्राइबल लोगों के ऊपर बिरसा मुंडा ने, क्योंकि दे हैड बीन फोर्स्ड टू लीव देयर ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ एंड कल्चर, क्योंकि उन्होंने ये इसलिए लागू किया ट्राइबल लोगों के ऊपर, ये इसलिए इस तरीके से वो बताना चाहते थे कि ऐसा सतयुग आएगा, क्योंकि उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था उनके ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ और कल्चर को छोड़ने के लिए। इसलिए उन्होंने लोगों को वो ये आस दिखा रहे थे, ये बातें बता रहे थे कि एक ऐसा गोल्डन एज आएगा। अगर आप मेरी बातों को फॉलो करोगे, मैं जैसा कहता हूँ उन बातों
के हिसाब से आप चलोगे तो एक ऐसा गोल्डन एज आएगा जिसके अंदर हमारे जो फोर फादर्स रहते थे, हमारे जो पूर्वज रहते थे, वो फ्री स्टाइल से जंगलों में घूमते हुए जैसे अपने जीवन दिनचर्या लाइफ यापन करते थे, उसी प्रकार से हमारी लाइफ भी उसी प्रकार से होगी। ये था आपका चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चन आंसर्स। ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।